नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल सिवान एकेडमिक पे। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं अम्ल, क्षार और लवण के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं, जो पदार्थ स्वाद में खट्टा होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए बच्चों, अगर अम्ल की बात करें, भस्म की बात करें और लवण की बात करें, अगर हम तीनों की स्वाद की चर्चा करें तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। भस्म की बात करें या फिर कहीं कहीं इसको क्षार भी लिखा रहता है, कहीं कहीं इसको कहीं कहीं यहाँ पे क्षार भी लिखा रहता है। अम्ल, भस्म और क्षार, इन दोनों में अंतर होता है, लेकिन आप फिलहाल समझिए कि अभी के लिए ये दोनों एक ही है। तो इसका स्वाद में ये तीखा होता है और लवण जो है कड़वा होता है। ठीक है, कड़वा होता है। याद रखिएगा, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, भस्म तीखा होता है और लवण जो है कड़वा होता है। तो आपसे पूछा है कि बताइए कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टा होगा उसे क्या कहेंगे, तो आपका ऑप्शन होगा ए, यानी कि इसे अम्ल कहा जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो थोड़ा सा पीएच मान सबका देख लीजिए, अम्ल का, क्षार का और लवण का। अगर पीएच की बात करें तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, ये 7 से अधिक होता है, क्षार का अधिक होता है। और लवण का पीएच मान, लवण का तो नहीं, लेकिन यहाँ पे उदासीन का चेक किया जाता है। ठीक है, या फिर लवण में ये कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, तो आपको अम्ल का कहा जाए तो आप क्या बताइएगा, 7 से कम, और ये 7 से अधिक, और इसका कितना होगा, 7। ठीक है, उदासीन का भी 7 होता है। और लवण तभी बनता है जब ये उदासीन हो जाता है। तो याद रखिएगा, लवण का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। आपसे पूछा गया है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो पहला ही ऑप्शन ये सही होगा, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि अधातु के ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड किस प्रकृति के होते हैं। अधातु के ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड, देखिए अगर धातु की बात करें, दोनों को देखते चलते हैं। धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, और दूसरा है अधातु का। क्योंकि यहां पे तो अधातु पूछा है, हो सकता है कि धातु एग्जाम में आ जाए, तो उसको भी जानना जरूरी है। अधातु के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो है, देखिए अधातु की बात करें तो अम्लीय होता है और धातु की बात करें तो क्षारीय होता है। याद रखिएगा बच्चों, धातु का ऑक्साइड हमेशा क्षारीय प्रकृति का होता है और अधातु का ऑक्साइड हमेशा अम्लीय प्रकृति का होता है। तो क्वेश्चन है कि अधातु का ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड किस प्रकृति का होता है। तो बच्चों अधातु पूछा है, तो अधातु कैसा होता है, अम्लीय होता है। तो आपका ये आंसर होगा अम्लीय। ठीक है बच्चों, यानी इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्न में कौन प्रबल अम्ल का उदाहरण है। बच्चों जैसे आप जानते हैं कि अम्ल की बात करें तो अम्ल 2 प्रकार की होता है, एक होता है प्रबल अम्ल और एक होता है प्रबल अम्ल और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। अम्ल कितने प्रकार के बच्चों, 2 प्रकार के, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अगर प्रबल अम्ल का हम एग्जाम्पल दें तो प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल होता है HNO3, HCl, H2SO4, ये प्रबल अम्ल के श्रेणी में आते हैं। अगर वीक की बात करें तो वीक में ना कार्बोनिक एसिड आता है, कार्बोनिक अम्ल आता है या कार्बोक्सिलिक अम्ल आता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल आता है। ये कार्बोनिक अम्ल क्या है, तो कार्बोनिक अम्ल होता है जैसे H2CO3, ये अम्लीय वर्षा जब होती है तो उसमें ये पाया जाता है H2CO3 कार्बोनिक अम्ल है। और कार्बोनिक अम्ल की बात करें
तो COOH यहाँ पे H लगा देंगे। दूसरा CH3CH लगा देंगे। तीसरा C2H5 COOH कर देंगे ETC। या फिर एस्टिक एसिड, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड आते हैं ना, याद रखिएगा दुर्बल एसिड में कौन आता है? ऑर्गेनिक एसिड आता है, ऑर्गेनिक एसिड आता है बच्चों, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड किसको बोलते हैं? तो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन लगा हो मुख्य रूप से, ठीक है। तो देखिए प्रबल की बात करें तो ये प्रबल 3 होता है, याद रखिएगा। 3 के अलावा भी होते हैं लेकिन मुख्य रूप से ये 3। HNO3 का नाम होता है नाइट्रिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और वीक एसिड की बात करें तो वीक एसिड में ये सब पाया जाता है, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये सब ऑर्गेनिक एसिड का उदाहरण है। जैसे यहाँ पे उदाहरण हम दिए हुए हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि प्रबल अम्ल कौन है, तो प्रबल में हम ये तीनों खोजेंगे कि तीनों में से कोई एक है। तो ऑप्शन में देखिए पहला CH3COOH, ये नहीं होगा, इसका नाम होगा एसिटिक एसिड। बच्चों ये नाम भी याद रखिएगा, एसिटिक एसिड नाम भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। अब दूसरा है HCOOH, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। और ये है HNO3, ये है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो बच्चों प्रबल अम्ल आपसे पूछा गया है तो प्रबल अम्ल ये होगा HNO3 होगा, यानी कि नाइट्रिक एसिड होगा। बच्चों इस वीडियो में वही क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं या इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी इसमें क्वेश्चन आपको बताया जाए बच्चों, आप बेहद ही ध्यान से इसको देखिए। अगर आपको आंसर आता हो तो कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिए हमारे बताने से पहले कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्वेश्चन है 5 नंबर की धातु अम्ल से अभिक्रिया करके किस गैस का उत्सर्जन करती है। ये क्वेश्चन नंबर 5 बेहद ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि मेटल, बच्चों इस रिएक्शन पर ध्यान दीजिएगा, मेटल जब एसिड से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस बनाता है। तो देखो बच्चों, जब मेटल एसिड से अभिक्रिया करता है यानी कि धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो साल्ट बनाता है और साथ साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। बच्चों एकदम ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस उत्पन्न करती है। तो बच्चों आपका आंसर होगा क्या? H2, हाइड्रोजन गैस। यानी कि जब भी एसिड धातु जो है, धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा, अम्ल से, तो लवण बनाता है और साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस। तो बच्चों आपका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। अगला क्वेश्चन, अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है। देखिए एसिड की बात करें तो ये नीले को लाल में बदलता है, नीले को लाल में बदल देता है। अगर बेस की बात करते ना तो ये लाल को किस में बदलता है बच्चों? तो ये नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। तो आपका आंसर क्या होगा? अम्ल नीले लिटमस पत्र को, तो नीले को किस में बदलता है जी? लाल में। तो आपका आंसर होगा लाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, चलिए इसका जवाब आप ही लोग दीजिए कि क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन है कि जो पदार्थ स्वाद में तीखा होता है उसे क्या कहते हैं। आपको पहला ही क्वेश्चन में बताए थे कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टा होगा एसिड कहलाएगा, जो स्वाद में तीखा होगा उसे बेस कहेंगे या फिर भस्म कहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन में भस्म नहीं है, यानी कि ऑप्शन में क्या होगा? भस्म नहीं है, तो छाड़ दिया है, यानी कि आपका आंसर होगा क्षार। और आपका भी जवाब आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है, तो बी। अगला क्वेश्चन, क्षार का पीएच मान कितना होता है। इसका भी जवाब आप ही लोग देंगे कि क्षार का पीएच मान कितना होता है। सेकंड क्वेश्चन में बताए थे कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है बच्चों। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है? बी, 7 से अधिक। यही आपका आंसर होगा, 7 से अधिक। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्षार में उपस्थित आयन का संकेत क्या होता है। क्षार में कौन सा आयन होता है ये आपको बताना है। देखो बच्चों, अगर एसिड की बात करें, थोड़ा सा दोनों को समझते चलिए। एसिड जैसे HCl है, जब इसको हम आयनीकृत करेंगे ना
आयोनाइज करेंगे इसको तो ये आयनीकृत होकर अपने अवयवी आयनों में टूट जाएगा, H+ और Cl-। तो देखिए अम्ल जो है ना दो प्रकार का आयन देता है, अगर एसिड होगा तो दो प्रकार का आयन देगा, या तो H+ देगा या H3O+ देगा। याद रखिएगा अम्ल जब जल में आयनीकृत होता है तो या तो हाइड्रोजन आयन देता है या तो हाइड्रोनियम आयन देता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। सिर्फ देखिए आपको करना क्या है कि इस वीडियो में हम जो भी क्वेश्चन बताएंगे सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन आ रहा है उसी का जवाब दिया जाएगा, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसको भी हम समझाते चलेंगे, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन आया। यहाँ पे क्षार दिया है, कहीं एग्जाम में आपसे अम्ल पूछ ले, इसलिए दोनों एक्सपेक्ट आपको हम बताते चलेंगे, ठीक है। H+ को हाइड्रोजन आयन, और ये देखो बच्चों H3O+, इसको बोलते हैं, इसका नाम याद रखिएगा हाइड्रोनियम आयन, इसका नाम आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या था कि क्षार पूछा है, अगर अम्ल पूछे तो H+ या H3O+, अगर क्षार पूछे तो क्षार में क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल में क्षार ले लिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए। जब इसको आयनीकृत करेंगे, AQ का मतलब क्या होता है, तो ये जलीय विलयन है, इसमें पानी है, ठीक है। जब इसको आयनीकृत करेंगे तो ये बनेगा Na+ और बनेगा OH- बनेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा आयन बन रहा है जी, OH आयन, तो इसी को बोलते हैं हाइड्रोक्सी आयन है ये OH-। यानी कि क्षार में क्या होता है, चाहे क्षार पूछे चाहे बेस, चाहे आपसे अल्कलीज पूछे या बेस पूछे, यानी कि क्षार या भस्म पूछे तो आप बोलिएगा OH आयन बेस के लिए, ठीक है, OH आयन। तो कह रहा है बताइए कि क्षार में कौन सी आयन होता है, तो OH आयन होता है, ये एसिड में होता है, ये भी एसिड में होता है, और क्षार में क्या होता है, OH आयन होता है, OH- आयन, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्षार लाल लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है, जवाब दीजिए इसका आप ही लोग कि क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। तो आपको बताए थे कि अगर अम्ल रहेगा तो नीला को लाल में बदलेगा, जबकि क्षार रहेगा तो क्षार जो है लाल को नीला में बदलेगा। तो आंसर क्या होगा, नीला, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, आपसे एक नाम दिया हुआ है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है बच्चों, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा MgOH का होल ट्वाइस होगा, ठीक है। MgOH के होल ट्वाइस को एंटासिड कहा जाता है, एंटासिड कहा जाता है। एंटासिड का मतलब क्या होता है, प्रति अम्ल, यानी कि ये गैस को खत्म करता है, यानी कि जितनी भी गैस की दवा होती है उसमें ये पाया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। जनरली एसी लॉक में ये पाया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या AlOH का होल थ्राइस, ये दोनों में से कोई एक पाया जाता है। याद रखिएगा MgOH के होल ट्वाइस को एंटासिड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न यौगिकों में बढ़ते हुए क्षारीय क्रम में सजाइए। कह रहा है कि निम्न यौगिकों में बढ़ते हुए क्षारीय क्रम में इसको सजाना है। बच्चों याद रखिएगा ये जो भी एलिमेंट दिया है ग्रुप 1 का दिया है ये है जी, ठीक है। देखिए ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ग्रुप 1 का है, और ये ग्रुप 1 का एलिमेंट जो है ना क्षार का निर्माण कर रहा है। जैसे ये हाइड्रोजन OH से अभिक्रिया करके LiOH बना रहा है। अब हाइड्रोजन तो बनाएगा नहीं क्योंकि क्षार में एक धातु होना चाहिए, तो हाइड्रोजन धातु है तो वो नहीं बनाएगा, दूसरा बनाएगा, तीसरा बनाएगा NaOH बनाएगा, तीसरा अब KOH, चौथा क्या है जी, तो चौथा है RbOH और CSOH। रही बात FR का, तो फ्रेंशियम जो है रेडियो एक्टिव होता है तो ये क्षार का निर्माण नहीं करता है। बच्चों इसमें करना क्या है समझिएगा,
देखिए जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्षारीय ऑर्डर बढ़ता है, क्षारीय क्रम में वृद्धि होती है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब भी ग्रुप 1 में ऊपर से नीचे आया जाता है तो क्षारीय क्रम में क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी कि अगर क्षार का निर्माण कर रहा है और ये क्षार का निर्माण कर रहा है तो अधिक क्षारीय कौन होगा, ये होगा अधिक क्षारीय। कारण क्या है बच्चों, ये अधिक क्षारीय होगा और ये कम क्षारीय होगा, कम क्षारीय होगा। बच्चों कारण क्या है अधिक क्षारीय होने का, कहने का मतलब क्या है कि जब ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप में तो साइज बढ़ जाता है, एटम की साइज बढ़ जाता है। तो जब इसको हम लोग जल में आयनीकृत करेंगे तो जिसका साइज ज्यादा होगा वो आसानी से डिकम्पोज होगा, और जो आसानी से डिकम्पोज होगा वही OH पहले देगा। तो बच्चों देखो इसका साइज क्या है, अधिक है, तो ये जल्दी डिकम्पोज होगा, ये धीरे से होगा, यानी कि ये होगा अधिक क्षारीय, अधिक क्षारीय, और ये होगा कम क्षारीय, कम क्षारीय। तो बच्चों पूछा है आपसे कि बढ़ते हुए क्षारीय क्रम में सजाइए, तो देखिए बच्चों ये है बढ़ते क्रम, पहले छोटा फिर बड़ा 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 ऐसे करके है, यानी सबसे अधिक क्षारीय क्या होगा, सीजियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो बच्चों देखिए ये ऑप्शन है, देखिए ये ऑप्शन में क्या है ना कि आप अगर इसको ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो तो आपका आंसर यही सी सही हो जाएगा। खाली इसमें साइन लगाना था, साइन हमने लगा दिया। यह भी ऑर्डर सही है लेकिन यह है घटते क्रम, घटते क्रम है, क्योंकि सबसे अधिक क्षारीय ये है और सबसे कम क्षारीय ये है, तो ये है बढ़ते क्रम, पहले छोटा फिर बड़ा बड़ा। तो सबसे अधिक क्षारीय क्या होगा, सीजियम हाइड्रोक्साइड होगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि किस यौगिक का पीएच मान ऋणात्मक होता है, वह यौगिक क्या होगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा पीएच के बारे में। देखिए पीएच से 3 पदार्थों का डिसाइड किया जाता है, एक है अम्ल, ठीक है, या फिर 2 ही, और दूसरा होता है क्षार, और तीसरा आप लेना चाहे तो लवण ले सकते हैं। ऐसे लवण का 7 होता है तो उस पर चर्चा मत कीजिए, 2 ही पदार्थ। देखिए अम्ल का पीएच मान क्या होता है कि ये 7 से कम होता है, 7 से कम। अब 7 से कम में कुछ भी हो सकता है। अब यहां पे एक और बात समझिए, और ये समझिएगा 7 से अधिक, 7 से अधिक। आपको हम बताए थे कि अम्ल 2 प्रकार का होता है। बच्चों अम्ल कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है प्रबल, थोड़ा सा इसको हटाइए। देखिए बच्चों अम्ल कितने प्रकार का होता है, तो अम्ल 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में लॉजिक छुपा हुआ है कि आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि पीएच मान माइनस पूछा है। और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। बच्चों आप जानते हैं कि अम्ल का पीएच मान जो है, पीएच मान क्या होता है, पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो देखिए जब अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है तो कितना होता है, कम का मतलब तो 0 भी हुआ, कम का मतलब 7 से कम का मतलब 6 भी हुआ। ठीक है, 7 से कम का मतलब क्या हुआ, 6 भी हुआ, 5 भी हुआ, 4 भी हुआ, 3 भी हुआ, 2 भी हुआ, 1 भी हुआ, -1 भी हुआ, -2 भी हुआ, -3 भी हुआ, -4 भी हुआ। देखिए जब भी, तो आपको बताए थे कि अम्ल 2 प्रकार का होता है, तो इसका पीएच मान क्या होना चाहिए। तो देखिए इसका पीएच मान लगभग 3 से होता है, 3 से छोटा होता है, 3 से छोटा होता है। अगर 3 से पीएच मान छोटा आने लगे ना तो आप समझिए कि क्या है, ये प्रबल अम्ल है। जैसे कि 2, 1, 0, -1, -2, ये प्रबल के श्रेणी में आता है। और इसमें क्या आएगा, 3, 4, 5, 6, बस 6 तक, 7 होना नहीं है। अम्ल का पीएच मान 6 तक ही होता है। तो बच्चों याद रखिएगा जब भी आपसे पीएच मान माइनस में पूछे ना, ऋणात्मक पूछे, तो आप उसको कहिएगा कि वो कौन सा एसिड है, प्रबल अम्ल है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। और कभी भी पीएच मान अगर आपसे पूछे कि बताइए कि प्रबल अम्ल का पीएच मान, तो ठीक है निगेटिव होता है, ठीक है। तो प्रबल क्षार का पीएच मान कितना होता है, तो 11 से एबव होता है।
अगर 11 से एबव होने लगे ना, 12 होने लगे, 13 होने लगे, 14, 14 से ज्यादा तो होता नहीं है, तो यह प्रबल के श्रेणी में आ जाता है। तो इसका आंसर होगा बी, प्रबल अम्ल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि लवण का पीएच मान कितना है। तो अभी बताया है लवण का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। तो इसको आप याद रखेंगे, 7 होता है बच्चों। अगला क्वेश्चन, निम्न में द्विक लवण। देखिए बच्चों, जब आप साल्ट पढ़िएगा तो उसमें आपको पढ़ना रहता है कॉमन साल्ट, डबल साल्ट, कॉम्प्लेक्स, बहुत सारी चीज पढ़ना रहता है, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, ऐसे पढ़ना है। तो डबल साल्ट की बात करें तो डबल साल्ट कौन होता है, तो ये MgCl2, ये MgCl2 लिखा है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। आपका डबल साल्ट ये होगा, इसको हम लोग बोलते हैं कार्नेलाइट। कार्नेलाइट, KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O, ये कार्नेलाइट है। तो बच्चों इसको आप लोग याद रखिएगा, ये डबल साल्ट है। ठीक, जब दो लवण को एक सेम मोलर अनुपात में मिलाते हैं तो डबल साल्ट का निर्माण होता है। ऐसे डिफिनीशन से आपको कोई मतलब नहीं है, आप बस इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक और नया आपको टर्म पूछा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कंपाउंड तो आप सुने थे, लेकिन यहाँ पे एक नया पूछा है जी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब क्या होता है बच्चों, तो इसको देखिए पहचानने का तरीका क्या है कि जब भी किसी कंपाउंड को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होता है, बच्चों याद रखिएगा, इसको स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। जब भी कोई कंपाउंड स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा रहता है, यानी कि बड़ा कोष्ठ में लिखा रहता है ना, उसको आप लोग क्या कहेंगे, उसको आप लोग कहेंगे संकर लवण है। इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या इसी को कहते हैं संकर यौगिक। तो बच्चों देखिए, तो बड़ा ब्रैकेट का है, स्क्वायर ब्रैकेट का है, तो स्क्वायर ब्रैकेट ये है। एक्चुअली लिखा क्या गया है, लिखा गया ये यू नहीं है, ये 4 है, K4 Fe2। इसका नाम होता है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, इसका नाम होता है। ऐसे नाम से आप मतलब मत याद रखिए, आप जब भी पूछा जाएगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो आप बस ये पहचानना है कि स्क्वायर ब्रैकेट किधर है, जिसमें भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा होगा वही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, तो यानी इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा द्विक लवण है। अभी इसके पहले कार्नेलाइट आया था और इसमें पूछा कौन सा द्विक लवण है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। इसको फिटकरी बोलते हैं जी, फिटकरी, फिटकरी है। K2SO4, फॉर्मूला क्या है, K2SO4 इंटू Al2SO4 का थ्राइस इंटू 24H2O। इसको पोटास एलम बोलते हैं बच्चों, याद रखिएगा, पोटास एलम। यानी कि इसका कॉमन नेम क्या होता है, फिटकरी होता है। वही फिटकरी जिसका उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। फिटकरी में एंटीसेप्टिक का गुण पाया जाता है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला भी आप लोग याद रखिएगा, फिटकरी का आपसे पूछा भी जाता है, तो फॉर्मूला क्या होगा, K2SO4 इंटू Al2SO4 का थ्राइस इंटू 24H2O। तो बच्चों इस फॉर्मूला को भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक बार नहीं बहुतेरे बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि रॉयल वाटर का फॉर्मूला क्या होता है। रॉयल वाटर, नाम से स्पष्ट है, रॉयल वाटर, इसको अम्लराज कहा जाता है, अम्लराज, या इसी को कहते हैं किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ एसिड। बच्चों किंग ऑफ एसिड का मतलब होता है अम्लराज। चलिए इसको बताते हैं, तब तक आपके लिए एक क्वेश्चन जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। किंग ऑफ केमिकल किसको कहा जाता है, कौन से कंपाउंड को किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है, यानी कि रसायनों का राजा कौन है। ये तो अम्ल का राजा है, लेकिन रसायनों का राजा कौन है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और इसको ध्यान से देखिए कि होता क्या है। देखिए रॉयल वाटर 2 एसिड का मिक्सचर होता है, और 2 एसिड क्या होता है, तो HNO3 होता है और HCl होता है। ठीक है, इसका 1 भाग लिया जाता है और इसका 3 भाग लिया जाता है। अगर इसका रेशियो तैयार किया जाए तो ये 1 हो गया और ये 3 हो गया बच्चों। ठीक है, दूसरा देखिएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको,
तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HCl है आप प्लस HNO3, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, लेकिन अनुपात नहीं बदलता है, ये 3 अनुपात है और ये 1 अनुपात है। यानी HNO3 का अनुपात HCl का अनुपात 3 होता है और HNO3 का अनुपात 1 होता है, यानी 3 अनुपात 1। बच्चों अनुपात में अंतर हुआ तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन भी देखो उल्टा लिखा गया है, अगर अनुपात 1:3 हुआ तो कॉम्बिनेशन ऐसे लिखा गया है, यानी हमेशा ये 1 भाग होता है और ये 3 भाग होता है। तो आपसे पूछा है कि अनुपात बताइए, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, ठीक है। तो देखिए तो HCl HNO3 है, अभी बोले थे कि ये 3 भाग होता है, 3 भाग होता है, 3 भाग, और ये होता है 1 भाग, तो 3 अनुपात 1 एकदम बिल्कुल सही लग रहा है। दूसरा है 1 अनुपात 3, ये गलत है, ये 3 होता है ना, ये 1 होता है, तो 3 अनुपात 1 होना, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, यानी सही क्या होगा 3 अनुपात 1, यानी आपसे ये पूछा है, ये HCl पहले दिया है और HNO3 बाद में दिया है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बच्चों इसका आंसर होगा ए। और आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि बताओ कि इसका नाम क्या होगा, तो बहुत लोगों का कमेंट में जवाब आ भी गया होगा, अगर नहीं भी आया है तो इसका आंसर होगा किंग ऑफ केमिकल H2SO4 को कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में प्राकृतिक सूचक कौन है। प्राकृतिक सूचक आपसे पूछा है, तो प्राकृतिक सूचक का नाम याद रखिएगा बच्चों, बहुत सारे होते हैं प्राकृतिक सूचक, ठीक है, उसमें से जो भी ऑप्शन में मैच करेगा उसको आप करिएगा। पहला प्राकृतिक सूचक होता है लिटमस पेपर, लिटमस पत्र। दूसरा क्या होता है, तो हल्दी होता है। तीसरा क्या होता है, तो पेटूनिया होता है। चौथा क्या होता है, तो जेरानिया होता है। बहुत सारे लिटमस पत्र प्राकृतिक होते हैं, हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है। तो ऑप्शन निम्न में से कौन सा प्राकृतिक है, मेथिल ऑरेंज नहीं, फिनोल्फथैलीन नहीं, लिटमस, तो आपका आंसर हो जाएगा लिटमस, ठीक है। अच्छा बच्चों क्वेश्चन तो ऐसा भी आ सकता है ना कि प्राकृतिक जगह पे संश्लेषित दे दे यानी कि मानव निर्मित, तो याद रखिएगा बच्चों मानव निर्मित का है तो क्या हो जाएगा मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथैलीन, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पीएच स्केल का जन्मदाता कौन है। तो पीएच स्केल का बच्चों एसपीएल सोरेनसन के द्वारा ये दिया गया था, यानी कि एसपीएल सोरेनसन, एसपीएल सोरेनसन, सोरेनसन, सोरेनसन के द्वारा दिया गया था 1909 ईस्वी में। कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मन के रहने वाले थे बच्चों, ठीक है। तो याद रखिएगा पीएच स्केल का जन्मदाता कौन है, सोरेनसन है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि अम्ल में आयन उपस्थित होता है। तो बच्चों आपको बताया ही है कि अगर कोई एसिड है उसको जब आयनीकृत करेंगे तो या तो H+ देगा या फिर क्या देगा H3O+ देगा, ठीक है। तो H+ या H3O+, तो OH नहीं होगा, ये H+, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अम्ल OH, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि पीएच की सही परिभाषा क्या है। 4 फार्मूला दिया हुआ है, आपको बताना है कि पीएच का सही फार्मूला क्या है। बच्चों पीएच का फार्मूला क्या होता है, तो पीएच का फार्मूला होता है कि log 1/H+, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। अगर हम ऐसे नहीं लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, अगर इसको बाटा में नहीं लिखे, अगर ये मेन फॉर्म में इसको लिखे तो यहाँ पे माइनस आ जाता है और ये हो जाता है log H, जहां H क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। बच्चों H+ को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कहते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है pH = -log H+, यानी आपका आंसर वही सही होगा और ये सब जो है क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। अच्छा वाला आपसे पूछा जाए कि पीएच का मतलब क्या होता है, तो पीएच का मतलब बच्चों याद रखिएगा पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। बच्चों पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ
हाइड्रोजन आयन। तो इन सारे बातों को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, पेट में किस अम्ल का निर्माण होता है? तो बच्चों याद रखिएगा, पेट में HCl अम्ल का निर्माण होता है, जिसे अमाशय जूस भी कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान होता है लगभग 1.4 होता है। और ये शरीर के लिए आवश्यक भी है। अगर ये नहीं रहे तो भोजन का पाचन सुचारू रूप से नहीं होगा। इसको अमाशय जूस कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, पेट में किस अम्ल का निर्माण होता है? तो कहीं पे नाम लिखा रहता है, कहीं पे फॉर्मूला लिखा रहता है, तो आप याद रखिएगा HCl। तो बच्चों आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, भोजन के पाचन के लिए किस अम्ल की आवश्यकता होती है? अभी आपको बताए थे कि भोजन को पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की आवश्यकता होती है, यानी कि HCl की आवश्यकता होती है। तो पहला ऑप्शन सही होगा HCl। ठीक है बच्चों, और ये गलत है सर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दांत का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एक्चुअली यहाँ पे सूत्र नहीं है, अब यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा दांत का रासायनिक नाम ही लिख लो, सूत्र इसके बाद आएगा। चलिए दीजिए इसका एग्जाम, इसका ऑप्शन बताइए क्या होगा। देखिए बच्चों, दांत की अगर बात करें तो दांत का जो ऊपरी परत है ना, इनेमल का बना होता है, इनेमल का बना होता है। और इसकी सूत्र की बात करें तो फॉर्मूला होता है CA3PO4 का होल ट्वाइस। बच्चों फॉर्मूला पे विशेष ध्यान, क्योंकि ये फॉर्मूला कई बार एग्जाम में पूछा गया है जी। इनेमल का सूत्र क्या होता है? दांत को ही, दांत किसका बना होता है? इनेमल का बना होता है। आप याद रखिएगा, दांत के ऊपरी परत को इनेमल ही कहा जाता है। तो दांत किसका बना होता है? इनेमल का बना होता है। और इनेमल का फॉर्मूला क्या होता है? CA3PO4 का होल ट्वाइस। अगर इसके नाम की बात करें तो नाम क्या होगा? कैल्शियम फास्फेट। बच्चों इसका नाम, रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट होता है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए आपसे पूछा कि दांत का रासायनिक नाम क्या होता है बच्चों? तो दांत का रासायनिक नाम यहाँ पे फिलहाल मारिएगा क्या? इनेमल। इनेमल होता है। अगर नाम, अगर इनेमल नहीं दिया रहता तो क्या दिया रहता? कैल्शियम फास्फेट। अगर ये भी नहीं दिया रहता तो क्या दिया रहता? ये CA3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है बच्चों, इसका जवाब दीजिए। दांत का रासायनिक सूत्र दिया, तभी बोले हैं ना कि दांत का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CA3PO4 का होल ट्वाइस। तो देखिए तो कहीं है CA3PO4 का होल ट्वाइस? देखिए पहला CA3PO4 का होल ट्वाइस गलत है, दूसरा CA3, अब ये देखो कैपिटल में आ गया है, इसको ऐसे लिखना है CA3PO4 का होल ट्वाइस। तो इसको छोटा में कर लेना है। तो CA3PO4 ये सही है और ये गलत है और ये गलत है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ये इसको याद रखेंगे, CA3PO4 का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन है कि दांत का पीएच मान क्या होता है? बच्चों इसका जवाब आप ही को देना है कि दांत का पीएच मान क्या होता है। ठीक है, कह रहा है कि 5 से कम, 5.5 से कम, दूसरा है 5 या 5.5 से अधिक, 7 या 8 से कम। देखो बच्चों, दांत का पीएच मान ना 5.5 माना जाता है। इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इससे और भी कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम होता है तब भी दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 5.5 से कम। अगला क्वेश्चन, शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है बच्चों? तो याद रखिएगा, शरीर का सबसे कठोर भाग होता है दांत। ठीक है, क्योंकि दांत कैल्शियम का ही बना होता है, कैल्शियम सबसे मजबूत है। तो आप याद रखिएगा दांत। अगला क्वेश्चन है, उपजाऊ मिट्टी का पीएच मान क्या होता है? उपजाऊ मिट्टी, बच्चों याद रखिएगा, मिट्टी लगभग क्षारीय प्रकृति का होता है। तो ये 7 से 8 इतना उदासीन ये नहीं होगा, ये भी क्षार की श्रेणी में, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, उदासीन और क्षार के बीच होता है। आप याद रखिएगा 7 से लेकर 7.6 के बीच होता है। ठीक है, अगर मिट्टी ज्यादा क्षारीय हो जाती है तो उसमें एसिड डाला जाता है, या फिर मिट्टी जब एसिडिक हो जाती है तो उसमें क्षार डाला जाता है, चूना डाला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में प्रस्वेदी पदार्थ क्या है? प्रस्वेदी पदार्थ एक बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आता है कि नमक जो आप लोग यूज करते हैं उसको अगर खुली हवा में छोड़ देना तो गीला होने लगता है। और गीला क्यों होता है? तो प्रस्वेदी पदार्थ के चलते होता है। प्रस्वेदी पदार्थ का मतलब वो होता है जो वायुमंडल से नमी को ग्रहण कर ले।
नमी को जो ग्रहण करता है उसे प्रस्वेदी पदार्थ कहते हैं। जैसे में क्या आता है, तो MgCl2 आता है, CaCl2 आता है, EtC, ये प्रस्वेदी पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा प्रस्वेदी पदार्थ क्या होगा, MgCl2। एक बार फिर से सुनिएगा, प्रस्वेदी पदार्थ का मतलब वैसे पदार्थ जो वायुमंडल से नमी को ग्रहण करते हैं प्रस्वेदी पदार्थ कहलाता है बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रस्वेदी पदार्थ, यानी ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। ठीक है, और जाते जाते इस जितने भी ये चार्ट आप देख रहे हैं ना, इसको आपको याद करना है प्रॉपर, इसको कॉपी में लिखिए। एक क्वेश्चन आने की उम्मीद रहता है पीएच मान से कि किसका पीएच मान क्या होता है। इसमें हम कुछ आपको टिक आउट कर देते हैं। देखिए आत्र रस को इसको अमाशय रस कहा जाता है, अमाशय रस कहा जाता है। ये पेट में पाया जाता है और इसका पीएच मान 1.4 होता है। ये इंपॉर्टेंट है एकदम, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, दूसरा कि आप इसको भी याद कर लीजिए, सिरका। ठीक है, सिरका एसिटिक एसिड का बना होता है। सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो बच्चों याद रखिएगा एसिटिक एसिड। और इसका पीएच मान कितना होता है बच्चों, तो इसका पीएच मान 3 होता है। उसके बाद आप पीएच मान दूध का याद रखेंगे। दूध का पीएच मान बच्चों 6.4 होता है। याद रखिएगा दूध जो है अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। और इसको भी याद रखिएगा शुद्ध जल का पीएच मान। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो बच्चों शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। उसके बाद ये वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव रक्त या आपसे ब्लड का पीएच मान पूछे या आपसे आंसू का पीएच मान पूछे, इसको भी याद रखिएगा 7.4 होता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद बस इतना ही अगर आपको याद रहता है तो आप कम से कम 1 नंबर पा जाएंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपको याद क्या करना है, आपको याद में करना है एक इसका अमाशय जूस का याद करना है, दूसरा सिरका का याद करना है, तीसरा आपको दूध का याद करना है। दूध जो है अम्लीय प्रकृति का होता है, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद शुद्ध जल का पीएच मान, इसको आपको कम से कम याद कर लेना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव रक्त या आंसू, ये भी आपको याद कर जाना है। बस इतना ही, अगर इतना आपको याद रहता है तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन को, माने जो भी इससे क्वेश्चन पूछेगा पीएच मान से, आप उसको बता दोगे। ठीक है बच्चों, तो जितने भी आप क्वेश्चन देखे हैं वीडियो को देखने के बाद आप कम से कम जो है इसको एक बार कर ले जरूर। तो बच्चों इस सेशन में हम लोग 30 क्वेश्चन को देखे हैं, और जो भी आपको चार्ट बनाया गया है उस चार्ट को आप लोग अच्छे से देखिए, और जो इंपॉर्टेंट कराया गया उसको आप लोग लिखिए, और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।